Hello learners, welcome to the Learning Log. Today we are going to discuss all the 4 chapters in this one video. Let's get started. First chapter is your envoy, the envoy that is written by भाषा. Okay, ये आपके राइटर हैं एंड ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. ये कुछ कैरेक्टर्स है. पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, बिकॉज यहाँ पे हम उतना ही करने वाले हैं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट. तो चैम्बरलेन कौन है? द्वारपाल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राजा से मिलने के लिए जा रही हूँ, पहले गेट पे खड़े होंगे द्वारपाल, तो वो सबसे पहले राजा को बताएंगे कि आपसे मिलने के लिए ये आए हैं, क्या हम इनको अंदर लेकर आए या ये आपके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं. ठीक है, तो जो एक गार्ड का काम आज करते हैं लोग, वही चैम्बरलेन उस टाइम पे किंगडम्स को संभालने के लिए काम. कृष्णा जी को आप जानते हैं, ठीक है, और वो किसकी साइड थे? पांडवास की साइड. दो साइड की बात है यहाँ पे. महाभारत टीम्स थी. फर्स्ट इज योर कौरव, सेकंड इज योर पांडव. अब अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो पांडवा हो जाते हैं, कौरवा हो जाते हैं, तो आप ए लगा देना. एंड बोलते वक्त दैट्स ऑल राइट, यू कैन से कौरव, यू कैन से पांडव. ओके, तो पांडव भेजते हैं कृष्णा जी को कौरव के पास. क्यों? अपना इनहेरिटेंस मांगने के लिए. जो उनका किंगडम था, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसका डिस्प्यूट था. जैसे आज भी दो भाई लड़ते हैं प्रॉपर्टी पे, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात. उन्होंने बोला कि किंगडम तो दो में डिवाइड होना चाहिए ना, उनका भी तो शेयर बनता है. उन्होंने एक एनवॉय को भेजा, एनवॉय मैसेंजर. और वो मैसेंजर कौन थे? वो मैसेंजर थे कृष्णा. ठीक है, कृष्णा जी को भेजा कि आप जाके एक बार कौरव से बात करके आइए कि वो आराम से शांति से बैठ कर बात करे, ना कि वॉर करे, क्योंकि वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आता है. उसके बाद दुर्योधन, जो कभी नहीं चाहता किंगडम पांडवास को देने के लिए, वो कभी रेडी नहीं होंगे. ठीक है, दुर्योधन कौरव की साइड है. ठीक है, कौरव के जो किंग है वो दुर्योधन है. दुर्योधन के फादर का क्या नाम है? धृतराष्ट्र. ही इज द सन, ही इज द फादर. एंड अब बात आती है सुदर्शन की. सुदर्शन इज द चक्र. ये पर्सोनिफिकेशन है चक्र का. किसी को पर्सोनिफिकेशन समझ नहीं आया? ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ. आज तो मुझे सन ने उठाया है. अब सन अभी आ सकता है क्या उठाने के लिए? नहीं आ सकता ना, बिकॉज सन इज नॉट एन एनिमेट ऑब्जेक्ट. अच्छा, सन कैसे उठाने के लिए आ सकता है? ऐसा हो सकता है कि मेरे कर्टेन्स हटे हुए थे, वहां से सन की रेज आई बहुत तेज और एकदम से मेरी नींद खुल गई. अब मैंने बोल दिया यार सन तो आज मुझे उठाने के लिए आया था, आज सन की वजह से उठ गई मैं. ठीक है, हम किसी कभी भी एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट की क्वालिटी या ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, कृष्णा जी को इतना गुस्सा आया जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा किंगडम, ठीक है, और ये चैरिटी में नहीं मिलता, और उसने बहुत इंसल्ट करी. तो सुदर्शन को बुलाया गया. किसने? कृष्णा जी ने. उसने सुदर्शन को बुलाया कि अब तो तुम्हारा आने का टाइम है. तो सुदर्शन ने आके कृष्णा जी को समझाया कि ठीक है, बस लीव इट. ठीक है, और बात यहीं पे खत्म हो जाती है. अदरवाइज दुर्योधन ऑन द स्पॉट खत्म हो सकते थे. ठीक है, कोई वॉर नहीं होता. बट यहाँ पे किसकी बात की गई है? डेस्टिनी. ये किस्मत में जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, ना रोकने की कोशिश कर लो. ठीक है, कृष्णा को भी पता था कि वॉर होगा, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने एफर्ट्स किए. सो एफर्ट्स मैटर करते हैं. बीइंग इट आपकी डेस्टिनी कैसी भी हो, किस्मत ऑलरेडी लिखी हुई है तो लिखे रहने दो उसको, लेकिन आपको फिर भी एफर्ट्स करने होंगे. तो यहाँ पे गॉड ने एफर्ट्स डाले हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द एंडिंग, तो आपको भी अपने एफर्ट्स डालने चाहिए. जैसे आप बच नहीं सकते मेहनत से, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते. ठीक है, सो डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट. चलिए वापस चैप्टर पे आ जाइए. तो इसकी मैं एक बार स्टोरी बता देती हूँ, इजी स्टोरी. सो बेसिकली ये आपका चैप्टर है, महाभारत से लिया गया है. महाभारत का ये वो वाला मोमेंट है जो कृष्णा जी आते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि बेटा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी अगर वॉर हुआ तो, सब खत्म हो जाएगा, क्यों करनी है ऐसी चीज में सब खत्म हो जाए. ऐसा करते हैं ना, इनहेरिटेंस को शेयर डिवाइड कर लो दोनों में, या दोनों साथ में आके संभाल लो शेयर. तो दुर्योधन बहुत ही ईगोइस्टिक मैन है. ठीक है, दुर्योधन कौन है? जिस पर्सन में बहुत ईगो है. नहीं नहीं, मैं किसी को दान में नहीं दे सकता अपना किंगडम, ये मेरा किंगडम है और मैं ही संभालूंगा, मैं यहाँ का राजा हूँ. ठीक है, और मैं पांडव के साथ कुछ शेयर नहीं करूंगा, मैं पांडवास के साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगा. तो जब कृष्णा जी बाहर खड़े होते हैं, चैम्बरलेन आता है दुर्योधन को बताने के लिए कि कृष्णा आए हैं, तो वो सबको भरी सभा में ये बोलते हैं कि अगर कृष्ण अंदर आए तो तुम लोग खड़े नहीं होगे. जैसे ऐसा होता है ना कि कोई अंदर आता तो हम रिस्पेक्ट करने के लिए उस रिलेटिव की हम खड़े होकर नमस्ते करते हैं. तो दुर्योधन ने सीधा मना कर दिया कि नो रिस्पेक्ट नीडेड फॉर कृष्णा. ठीक है, विच मीन्स उसकी इंसल्ट करनी है. उसके बाद ये कम नहीं था, दुर्योधन ने एक पिक्चर मंगाई है, तो वो वाली पेंटिंग वो मंगवाता है और उसको वहीं पे लगा दे. अब कृष्णा जी एंटर करेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा, राइट. सो कृष्णा एज अ एनवॉय एंटर करते हैं
कौरव के कैंप में कृष्णा प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और कन्विंस करते हैं कौरव को कि वॉर इज शुड बी अवॉइडेड, है ना, और वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। और कौरव को समझाते हैं कि उनको पांडव को उनकी इनहेरिटेंस, जो उनकी शेयर है, उनका प्रॉपर्टी का शेयर, उनका किंगडम का शेयर है, वो उनको देना होगा। कृष्णा जी आते हैं कोर्ट के अंदर और वो ग्रेसफुली, ठीक है, अपनी बात रखते हैं दुर्योधन को। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है, वो कृष्णा जी की बहुत इंसल्ट करता है। वो पिक्चर देख के कृष्णा जी को और गुस्सा आ जाता है जो द्रौपदी के साथ उसने किया। तो वो गुस्से में ही सुदर्शन को बुलाते हैं, ठीक है, और सुदर्शन आ जाते हैं विद द चक्र, ठीक है, और वो डेडली डिस्क जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं। और यहाँ पे सुदर्शन आगे कृष्णा जी को बहुत आराम से समझाते हैं और बहुत ही प्यारे शब्द बोलते हैं। तो कृष्णा जी उनको वापस भेज देते और खुद भी चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो धृतराष्ट्र आते हैं। धृतराष्ट्र वहां पे आकर कृष्णा जी के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ये जो मेरे बेटे ने इतना ऑफेंसिव बिहेवियर दिखाया, इतना जो बुरा किया आपके साथ, उसके लिए मैम आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी होल स्टोरी है। एक बार हम इंग्लिश में भी देखते हैं। जो आपके राइटर हैं वो वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड संस्कृत ड्रामेटिस्ट हैं और उनका जो प्ले है वो संस्कृत में ओरिजिनली लिखा हुआ है, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ठीक है। और उनके जो प्लेज हैं बहुत लेट रीडिस्कवर किए थे इन अर्ली 20th सेंचुरी। वो अपने ड्रामेटिक इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं, बहुत डीप में वो स्टोरीज लिखते हैं। एंड ये वाला प्ले जो आपका है वन एक्ट प्ले है, ठीक है। और आपके जितने भी प्लेस हैं इस बुक में, 5 के 5 प्लेस आपके वन एक्ट प्ले है, मतलब एक ही एक्ट में खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट प्लेस। बैकग्राउंड आपको पता है महाभारत से है और कुरुक्षेत्र का जो वॉर है कौरव एंड पांडवास की। आई थिंक दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। एक बारी कोट्स पे भी ध्यान दे दो। मैंने यहाँ पे 3 कोट्स दिए हैं आपको। क्यों? बिकॉज बहुत बार जब हम आंसर्स लिख रहे हैं और बहुत बोरिंग हो जाते हैं आंसर्स, तो आई थिंक यू आर इन 4th सेमेस्टर, सून गोइंग टू बी इन द फाइनल ईयर, सो अभी से ही कोट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट कोट है, ऑल इज लॉस्ट बाय चीटिंग रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स। यहाँ पर इस पे एम्फेसाइज किया गया है कि वो बोल रहे हैं कि एक दिन सब हम खो देंगे, जो हम इतना भाई भाई बहन सब करते हैं ना, हम सब कुछ खो देंगे। कैसे? क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे साथ हैं, वो सब धोखा ही दे देंगे हमें। सेकंड, किंगडम्स आर नॉट गिवन इन चैरिटी, दे आर वॉन बाय प्रिंसेस। जो किंगडम है वो चैरिटी, दान भी नहीं दिया जाता किसी को, वो जीता जाता है किससे? जो प्रिंस होता है, जो रियल डिजर्विंग मैन है ना, जो रियल डिजर्विंग पर्सन है, वो जीतेगा किंगडम को। कावर्ड, ग्रास इज इंडीड अ थिंग फॉर यू। बेसिकली ये पांडव के लिए बोला गया है। तो यू कैन लर्न दीज 3 कोट्स अपने आंसर्स में। जहां पे भी एनवॉय चैप्टर दिख रहा है, जहां पे भी दुर्योधन की बात हो, प्लीज इन कोट्स को डाल दो बीच में ब्लैक पेन से। ये आपको +1 मार्क्स दिला के रहेगा। सो द सेकंड चैप्टर इज द स्वान सॉन्ग रिटन बाय एंटोफ चेकव। ये एक रशियन ड्रामेटिस्ट हैं एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। सो उन्होंने ये प्ले कब लिखा था? 1887 में। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, स्वा लेविडोव एंड निकिता इवानोविच। अब ये थोड़ा सा रशियन नेम्स है, थोड़ा सा आपको याद करना होगा। फिर भी इजी बनाने के लिए निकिता इज द इजी नेम, बट ये बॉय है, ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड इवानिच, ओके, ये आपको याद हो जाएगा। स्वा लेविडोफ कैसे याद करना? स्वा इतना आपको याद करना होगा, SVIET, लोविडोफ, लेविडोफ, ओके, स्वा लोविडोफ। ऐसे आपको याद करना होगा। इनकी सबसे पहले तो स्पेलिंग्स 2-3 टाइम्स लिखो और याद करो, बिकॉज अगर आंसर्स में स्पेलिंग गलत हो गई, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि क्वेश्चन में कैरेक्टर का नेम तो मिल ही जाएगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। हो सकता है ना मिले, हो सकता है आपको चैप्टर का नेम आ जाए, स्वान सॉन्ग पे कोई क्वेश्चन आ जाए, बट कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रखी है। डू द स्मार्ट वर्क ऑलरेडी, पहले से ही अपनी तैयारी करके चलो। जब वॉर होता है अचानक थोड़ी अपने आर्म्स एंड अपनी पिस्टल्स उठाते हो, नहीं ना, पहले से रेडी होते हो वॉर के लिए। 1887 में ये प्ले लिखा गया था। इसका थीम क्या है? बेसिकली मेंटल टॉर्मेंट। जो मेंटल पर्सन जब अकेला होता है, आइसोलेशन एंड एलियनेशन, जब पर्सन अकेला होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। उन थॉट्स की, उस मेंटल टॉर्मेंट की बात करिए इस पूरे प्ले में। तो स्वा लेविडोफ कितने साल के होते हैं? तो ये होते हैं 68 ईयर्स के, ठीक है, 68 ईयर्स के होते हैं और उनको 45 ईयर्स हो जाते हैं थिएटर में काम करते हुए, ठीक है। थिएटर में काम करते हुए उनको 45 ईयर्स हो जाते हैं। तो ये इनका लास्ट स्वान सॉन्ग का मतलब लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टर। जो स्वा लेविडोफ है उनका लास्ट परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, 68 ईयर्स के हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते वो एक्टिंग। तो अगर मैं शॉर्ट में 2 लाइन्स में एक स्टोरी को बताऊं,
तो बेसिकली स्वा लेविटॉफ बहुत परेशान होते हैं और वो उस टाइम को याद कर रहे होते हैं जब उन्होंने अपने करियर को अपने प्यार से ऊपर रखा था। मतलब उनको एक लड़की पसंद थी और वो ये सब कुछ निकिता को बता रहे हैं और उन्होंने पी रखी है, मतलब ही इज ड्रंक, ठीक है। तो वो निकिता को सब कुछ बताते हैं कि देखो मैंने अपने करियर को चूज करा और अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दिया, बिकॉज मेरी जो प्यार मुझसे जो प्यार करती थी वो उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम अपने एक्टिंग करियर को टिच कर दोगे, मतलब दूर कर दोगे अपने से। तो लेकिन मैं नहीं कर पाया, मुझे एक्टिंग इतनी पसंद थी, लेकिन आज देखो आज मेरा करियर खत्म हो गया है, मैं अब एक्टिंग और नहीं कर सकता, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। लोग कल मुझे कितना पहचानते थे, कितनी मेरी प्रशंसा, कितनी मुझे अप्रिशिएट करते थे, आज वो लोग मुझे पहचानते भी नहीं है, मैं सिर्फ उनके पैरों की धूल बन चुका हूँ, है ना। मुझे लोग पहचानते भी नहीं आज। तो बोला मैंने इन सब के लिए अपने करियर को चूज किया था। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल ट्रॉमा है जो पीने के बाद इंसान सब बोल देता है ना, जो उसके मन में होता है, तो वो सब बोले जा रहा है, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्वा लेविडॉफ, ठीक है। इवानिच एक नॉर्मल सा इंसान होता है, काइंड ऑफ असिस्टेंट, जो उनकी हेल्प करता रहता है प्रॉप्स को लाने में। जैसे स्टेज पे कोई प्रॉप रह गया तो उसको जाएगा, हेल्प करेगा, या फिर अपनी वॉइस देगा, वॉइस ओवर करेगा पीछे से, मतलब हेल्पर, काइंड ऑफ असिस्टेंट। इनकी स्टोरी देखते हैं। एंटर चेकव कौन उसका डेट ऑफ बर्थ है, याद करने की जरूरत नहीं है। अ रशियन प्ले राइट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर known for his use of realism and deep character studies। बहुत ही realism यूज करते हैं, deep character studies होती है। of course दो ही characters हैं और उनको कितने अच्छे से उन्होंने बताया है, उन दोनों कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट बता दी हमें। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर इन द हिस्ट्री रॉट प्लेस लाइक द चेरी ऑर्चर्ड, द सीगल, द स्वान सॉन्ग। दैट्स ऑल राइट। आपको याद होते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं याद होते तो कोई बात नहीं। About the play, The Swan Song is a one-act play written in 1887, centers on an elderly actor reflecting on the career and life. Set in a theater, explores theme of aging। जब इंसान बूढ़ा होता रहा है तो उसके बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडीली चेंजेस, उसके मेंटल चेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर जगह से इंसान चेंज हो रहा होता है। सो अगर आपके घर में भी कोई ओल्ड एज पर्सन है तो प्लीज उनका ध्यान रखिए, ठीक है, उनका ध्यान रखिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इमोशनल, फिजिकल, चेंजेस से होकर जा रहे हैं। हो सकता है कभी आपको ऐसा कुछ बोल दे जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जस्ट अंडरस्टैंड देयर मूड स्विंग्स। अगर आपको इस एज में मूड स्विंग्स हो सकते हैं तो उनको तो उस एज में हो ही सकते हैं। लोनलीनेस, बहुत अकेला हो जाता है इंसान जब आपके घर में ओल्ड कोई होगा ना, तो आप देखना वो हमेशा आपसे बात करने के लिए होगा कि आज क्या हुआ, आज कैसा हुआ, ठीक है। वो हमेशा आपसे बात करना चाहेगा, बिकॉज उनको वो जो अकेलापन है ना वो खाता रहता है अंदर से ही। एंड नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मीन्स पुरानी कोई बात याद आ जाए, पुराने, अगर आज मैं स्कूल की पिक्चर देख लूँ तो मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, वो मेमोरीज याद आ जाती है। कैरेक्टर्स कौन है? स्वलेविडॉफ, निकिता और स्टेज। स्टेज क्या है? बिकम्स अ मेटाफॉर लाइफ एंड मेमोरी। समरी, स्वलेविडॉफ एन एज्ड एक्टर वेक्स अप अलोन इन द थिएटर। वो थिएटर में उठते हैं, उन्होंने अपना लास्ट परफॉर्मेंस खत्म ही किया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली, ठीक है, बहुत ज्यादा वो ड्रंक है, वो बहुत अकेला फील करते हैं। स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट लाइफ, जो उनके साथ पास्ट में हुआ, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, उसकी बात करते हैं, अपने बिलवड को छोड़ा। वो अपने सक्सेस की बात करते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल था, बट अभी बिल्कुल सैड हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। वो शेक्सपियर का एक कोट बोलते हैं, एंड वो कोट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड ये कोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो कोट है आप नीचे लिखेंगे, एंड अगर आप नहीं लिखते तो इट्स ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बिलो में इसको मेंशन कर दूँ। निकिता द प्रॉम्प्टर कंफर्ट हिम एंड एनकरेजेस हिम। बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, आप तो हमारे आइडियल हो, हम तो आपसे ही सीखते हैं। वो उसको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, बट जब इंसान ड्रंक होता है ना, एक तो उसको सामने वाले की सुनाई नहीं देती, उसको जो अपने ही दिमाग में चीजें चल रही है ना, उसको बस वही सुनाई देती। सो लेविडॉफ रिगेन्स कॉन्फिडेंस बाय परफॉर्मिंग वन लास्ट मोनोलॉग। उन्होंने लास्ट मोनोलॉग बोला। मोनोलॉग मीन्स, मोनो मीन्स वन, जब एक स्पीकर होता है, ठीक है। एंड्स ऑन अ बिटर स्वीट नोट। ये तब की बात हो रही है जब वो लास्ट में अपना लास्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। बिटर स्वीट मीन्स कि बुरा भी लग रहा है कि अब ऑडियंस को छोड़ के जाना पड़ेगा, और अच्छा भी लग रहा है कि ये सब कुछ कितने अच्छे से हो गया, उसका एक्टिंग करियर कितने अच्छे से हो गया। Embracing his life as an actor, play shows the deep connection between the theater and personal identity। तो आपका that's it about the second chapter। I hope आपको ये चैप्टर समझ आ गया है। ये चैप्टर समझने से ज्यादा फील करने का चैप्टर है, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी वो फील हुआ है, मान लीजिए आपने
अपना करियर को सबसे ऊपर रखा, अपने पेरेंट्स से भी, अपने लवर से भी सबसे ऊपर रखा, कल को वो करियर भी खत्म हो जाता है एंड ना आपके पास पर्सनल लाइफ बचती है ना आपके पास प्रोफेशनल लाइफ बचती है। तो सोचिए वहां पे क्या होगा, पीक पे जाके सोचिए जहाँ आपके पास कोई नहीं है और आप खुद भी नहीं हो, आप क्योंकि आपकी पहचान वो आपके प्रोफेशनल करियर से थी। अगर मुझसे आज कोई पूछे तो मैं सामने वाले को बोलूंगी आई एम अ टीचर और अ प्रोफेसर। कल को मेरी जॉब ही नहीं रहती तो मैं क्या बोलूंगी, हु आई एम, तनिका। तो ये आपके आइडेंटिटी पे बात आ जाती है। लेट्स स्टार्ट द थर्ड चैप्टर named monkey's paw. So the next chapter is monkey's paw, as you can see in this image. So this story is written by W. Jacobs, William Wymark Jacobs. ये एक इंग्लिश ऑथर है जो शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स के लिए फेमस। सो अगर हम प्ले की बात करें तो ये बहुत ही हॉरिफाइंग फ्राइटनिंग प्ले है, ठीक है, बहुत ही डार्क जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। सो ये स्टोरी है जिसमें हॉरर है, डेथ है, ब्लैक मैजिक है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी इंक्लूडेड है, इसमें एलिमेंट ऑफ हॉरर है। और ये प्ले बिगिन कैसे होता है, शुरू कैसे होता है, बहुत ही सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैनर से शुरू होता है। आपको लगेगा भी नहीं कि ये इतना ज्यादा लाइक डरावना सा प्ले है, नहीं, बहुत ही सिंपल हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा होता है और उनको ना एक ये मंकीज पॉ इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं कैरेक्टर्स अभी आगे बताने वाली हूँ, जस्ट हियर दैट 3-4 लाइंस जो आपको इसकी स्टोरी बता देगी। तो सर्जेंट मेजर मॉरिस होते हैं, वो आते हैं, उनके फैमिली फ्रेंड होते हैं, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके फैमिली फ्रेंड आते हैं, उनको बोलते हैं कि ये मंकीज पॉ है एंड ये एक मैजिकल पॉ है, इससे कोई भी विश मांगोगे ना पूरी हो जाती है। तो अब हस्बैंड वाइफ बड़े खुश हो जाते हैं कि वाओ हमारी लाइफ में तो कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सब का एक ही सॉल्यूशन, मंकीज पॉ। अब लेकिन वहाँ पे सर्जेंट मॉरिस जो उनके फ्रेंड है वो उनको बोलते हैं कि देखो आप मुझसे ये ले तो रहे हो बट याद रखना जो भी आप विश मांगोगे आपको बाद में रिपेंट भी करना होगा। जैसे अगर आप कुछ मांगते हो तो उसका उल्टा होने के भी चांसेस हैं, प्लस आपको बाद में बुरा लगेगा कि मैंने क्यों वो विश मांगी, ठीक है, लेकिन हाँ वो विश पूरी हो जाएगी यार, बट उसके साथ ही आपको कुछ डरावना सा देखने को मिलेगा, आपको रिपेंट होगा, दुख होगा कि मैंने वो विश मांगी क्यों। जो भी सर्जेंट मॉरिस ने समझाया था हस्बैंड वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया, उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज द मंकीज पॉ। जैसे हम लाइफ में करते हैं, कई बारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो चलो ड्रीम 11 पे पैसे लगा दो या फिर चलो कुछ ऐसा कर लो जिसमें इजी पे मनी आ जाए, पैसे आ जाए जल्दी से और हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। सो कभी भी आप ऐसा कदम उठाते हो, whenever you take such step जो बहुत ही इजी वे आउट है, वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ बुरा लेकर आएगा, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स, मिस्टर वाइट है, मिसेस वाइट है, सर्जेंट मेजर मॉरिस है एंड हर्बर्ट वाइट है। मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट हस्बैंड वाइफ है, उनके एक फैमिली फ्रेंड है सर्जेंट मेजर मॉरिस, मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट का एक बेटा है कौन, हर्बर्ट वाइट, ठीक है। कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, किसी भी प्ले के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो कैरेक्टर्स को लिख के उनकी प्रैक्टिस करो। ओके, द वाइट फैमिली, ये तीनों साथ में रहते हैं, मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट एंड हर्बर्ट, बहुत शांति से अपने घर में रह रहे होते हैं। तो सर्जेंट मेजर मॉरिस आते हैं इनके घर, इनके जो फ्रेंड होते हैं वो आते हैं इनके घर और मंकीज पॉ दिखाते हैं उनको। ही वांट्स दैट इट ग्रांट 3 विशेस बट कॉजेस मिसफॉर्चून, वो बोल रहे हैं कि इस मंकीज पॉ को अगर यूज करोगे तो इससे तुम्हारी 3 विश पूरी होगी, जो तुम चाहते हो वो पूरा होगा, बट साथ में ये कुछ दुख भरी चीजें, मिसफॉर्च्यून मतलब कुछ ऐसा होगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ बुरा भी होगा साथ में। मिस्टर वाइट विशेस फॉर 200 एज अ टेस्ट, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अरे ये तो ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, तो टेस्ट करने के लिए, और उनपे शायद लोन भी था तो ये चुकाने के लिए उन्होंने इतने पैसे, कि मुझे इतने पैसे मिल जाए, ये मेरी फर्स्ट विश है। अगर आपको भी मिला होता मंकीज पॉ, आप भी सबसे पहले पैसे ही मांग रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट डे हर्बर्ट डाइज इन अ वर्क प्लेस, नेक्स्ट डे जो उनका बेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम कर रहा होता है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से या कुछ मशीन वायरिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, एंड एज अ कंपनसेशन द फैमिली रिसीव द मनी, जो मांगे थे, रिमेम्बर फर्स्ट विश, वो यहाँ पे पूरी हो जाती है एज अ कंपनसेशन। मिसेस वाइट ग्रीविंग कन्विंसेस हर हस्बैंड टू यूज सेकंड विश, अब मिसेस वाइट सेकंड विश यूज करती है और वो बोलती है कि मेरे बेटे को वापस लेकर आओ, तुमने क्यों मांगी फर्स्ट विश, ठीक है। तो सेकंड विश उनकी होती है, दे विश हर्बर्ट बैक टू लाइफ, कि हर्बर्ट वापस आ जाए लाइफ में उनके। सो अ नॉक इज हर्ड एट द डोर, अब नॉक
करता है कोई डोर पे, ठीक है, दरवाजे को कोई खटखट आता है, समथिंग इज आउटसाइड, कोई तो है बाहर। मिसेस वाइट रशेस टू ओपन इट, मिसेस वाइट एकदम से भागती है कि मेरा बेटा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा आया है, बट मिस्टर वाइट बहुत डर जाते हैं और मिसेस वाइट को रोक देते हैं। ही यूजेस द थर्ड विश, और वो एकदम से थर्ड विश जल्दी से करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका बेटा मर चुका है, या तो भूत आया है उसका, ठीक है, या कुछ और गलत चीज हो गई है, क्योंकि सेकंड विश पूरी तो हो जाएगी बट वो अपने साथ एक मिसफॉर्च्यून भी लेकर आएगी, उनके बेटे को कभी शांति नहीं मिलेगी अगर उनकी आत्मा ऐसी भटकती रही तो। थर्ड विश क्या होती है? व्हेन शी ओपन्स इट नो वन इज देयर, द विश रिवर्स्ड हर्बर्ट्स रिटर्न। तो वो जल्दी से विश करते हैं कि हर्बर्ट जहां भी है खुश रहे, ठीक है, हर्बर्ट जहां भी है खुश रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले एंड ये सब। तो इसलिए वहां पे कोई भी नहीं हो। तो ये इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो ये मंकी पॉ की स्टोरी है, ठीक है, आपको कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, आपको याद होनी चाहिए कि थीम इनकी विशेस होती है। फर्स्ट में वो पैसे मांगते हैं, उनका बेटा मर जाता है, उनको एज अ कंपनसेशन मिलता है। सेकंड में उनका बेटा वापस आ जाए, ठीक है, तो वो भूत बन के आ जाता है या कुछ भी, ये चीज परफेक्टली गिवन नहीं है आपके चैप्टर में। तो थर्ड विश वो मांगता है, वो कौन सी थर्ड विश होती है कि मेरे बेटे को आत्मा को शांति मिले और ये सब कुछ, ठीक है, तो उनका बेटा वापस चला जाता है, जो आया होता है ना वो वापस चला जाता है, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाता है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो द चैप्टर 4, that is Before Breakfast, written by Eugene O'Neill. Now let us just study just 2-3 lines about the writers. He was born on October 16, 1888 in USA. He got the Nobel Prize in Literature. बहुत बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, ठीक है, कब मिला था? 1936 में। आप ये चीज भी इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों जाने जाते थे? बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ड्रामा, वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन के बारे में लिखते थे। जैसे किसी एक ही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके दिमाग में जो चल रहा होगा वो पूरे प्ले में बताएंगे। कुछ नहीं होगा प्ले में, सिर्फ एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है बस उसके बारे में ही बताएंगे, कोई स्टोरी नहीं होगी एज इफ मेजर, ठीक है। उनके कुछ वर्क्स हैं और थीम्स क्या हैं उनके वर्क की? ह्यूमन स्ट्रगल, सफरिंग एंड डिस्पेयर, मतलब बड़ी सैड होपलेसनेस वाली सिचुएशन होती है। सफरिंग, इंसान झेल ही रहा है चीजों को, सफर कर रहा है। ह्यूमन स्ट्रगल हम स्टोरी में देखने वाले हैं, डोंट वरी। सो ये आपका 1 एक्ट प्ले है जो न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में सेटिंग है उसकी। फोकस करता है ये सिंगल कॉन्वर्सेशन में। सिंगल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे मोनोड्रामा यूज किया, मोनोलॉग, इफ यू रिमेम्बर रॉबर्ट ब्राउनिंग में लास्ट टचेस, उसमें एक ही इंसान था जो बोल रहा था। मोनो मीन्स वन, जब एक ही इंसान, एक ही स्पीकर होता है और वो बता रहा होता है अपनी स्टोरी। सो दिस इज 1 एक्ट प्ले, फोकस ऑन सिंगल कॉन्वर्सेशन, सिर्फ एक ही बोले जा रही है। वाइफ है वो बोल रही है अपने हस्बैंड से, बट हस्बैंड का कोई हमें सुनने को ही नहीं मिलता कुछ भी, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स है, मिसेस रोलैंड एंड मिस्टर रोलैंड। तो हमारी मिसेस रोलैंड जो वाइफ है वो मेन स्पीकर है। मिस्टर रोलैंड हमें पूरे स्टेज में, पूरी स्टोरी में कहीं दिखे ही नहीं है, बट हम पूरी सिचुएशन जान जाते हैं किससे? जब मिसेस रोलैंड बोल रही है उससे हम पूरी सिचुएशन को समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है स्टोरी में। थीम क्या है? थीम्स अच्छा होती क्या है पहले तो ये जान लो। जैसे रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट हो गया, तो थीम क्या है? लव, जो सेंट्रल थीम होता है। तो यहाँ पे डिस्पेयर है, मतलब बड़ी निराश सी है, होपलेसनेस है। फेल्ड ड्रीम्स है, जो सपने देखे थे एक हस्बैंड वाइफ ने कि वो बहुत अच्छे जिंदगी जिएंगे, वो सब यहाँ पे तहस नहस हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन आ जाती है उनकी लाइफ में। सफरिंग, जैसे अगर मैं 3 लाइन्स में इस स्टोरी को बताऊं तो ये सिर्फ इस बारे में है कि एक वाइफ चिल्ला चिल्ला के बोलती है, हस्बैंड वाइफ है मिस्टर एंड मिसेस रोलैंड। मिस्टर रोलैंड ड्रिंक करते हैं, चिल करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपनी वाइफ के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मिस्टर रोलैंड के पास कोई भी जॉब नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है अपनी वाइफ पे, मिसेस रोलैंड, ठीक है। अब जो मिसेस रोलैंड है वो कितना संभालेंगी घर को, है ना, उनको भी सपोर्ट चाहिए ना अपने हस्बैंड का। तो इसलिए उनकी ही स्पीच पूरे ड्रामा में दिखाई है कि सिर्फ वही बोल रही है। सबसे पहले तो वो बहुत गुस्से से बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं, अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन पीते रहते हैं, अपने वो दोस्त जो बिल्कुल वर्थलेस है, वो भी कोई काम नहीं करते, ये भी कुछ काम नहीं करते, ये पूरा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, ये नहीं कि जॉब ढूंढ ले अपने लिए, बिल्कुल शेमलेसली अपनी वाइफ की अर्निंग्स पे रहते हैं। उसके बाद इनके दूसरी जो औरतें हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप चल रहे हैं, मतलब ही हैज सम अदर रिलेशनशिप विद अदर गर्ल्स, और वो छोड़ भी नहीं सकती अपने हस्बैंड को, वो अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती बिकॉज उनके बहुत पुअर पेरेंट्स हैं, और शर्मिंदा ना हो जाए वो भी सोसाइटी के लिए, है ना। सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में तो हम लोग क्या कहेंगे, वो तो एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और तब भी ऐसा ही था। तो वो उस एम्बेरसमेंट के डर से अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताती, और वो खुद ही सब सफरिंग, खुद ही सब झेल रही है। तो मिसेस रोलांड क्या करती हैं, वो हमें अपनी डिस्पेयर, अपनी सिचुएशन वो बताती हैं थ्रू हर स्पीच कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। हमने नो डाउट उनके हस्बैंड एल्फ्रेड को, उनके हस्बैंड का नाम है एल्फ्रेड, उनको आज तक नहीं देखा, बट हम स्टिल बता सकते हैं कि यस, उनके हस्बैंड कैसे हैं। ठीक है, एट लास्ट क्या होता है वो आपको अभी पता चलेगा। समरी क्या है इसकी, तो मिसेस रोलांड स्पीक वेरी बिटरली, बहुत ही ऐसे गुस्से में आके बोलती है, बहुत एंग्रीली बोलती है अपने हस्बैंड के साथ कि तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। टॉक्स अबाउट देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड हर फ्रस्ट्रेशन, वो बहुत गुस्सा है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। रिग्रेट ओवर देयर मैरिज, मिसेस रोलांड हमेशा रिग्रेट करती है, पछताती है कि मैंने क्यों शादी कर ली इस आदमी से। मिस्टर रोलांड रिमेन साइलेंट थ्रू आउट, अब मिस्टर रोलांड पी रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो वो क्यों ही बोलेंगे, उनकी गलती है, गलती के बाद क्यों ही बोलेंगे वो। एंड्स विद अ शॉकिंग रेवलेशन, अच्छा एंड में क्या होता है, मिसेस रोलांड देखती हैं एक डेड बॉडी को, ठीक है, और वो कहते हैं फुल ऑफ ब्लड होता है, फुल ऑफ ब्लड ऑन द बेडरूम फ्लोर। तो बेसिकली वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है, ठीक है, और वो वहां से बिल्कुल भाग जाती है कि ये क्या हो गया। इंसान घबरा जाता है ना जब ऐसा कुछ देखता है। तो इसकी एंडिंग ऐसे होती है, बहुत ही शॉकिंग एंडिंग होती है, जिसमें उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। थीम्स एंड सिंबल्स हैं, प्लीज इनको रीड कर लेना। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, कि आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है, आप कितने अकेले पड़ चुके हो। डिल्यूजनमेंट विद लाइफ एंड मैरिज, की लाइफ कितनी डिल्यूजनरी है, आपने जैसे सोचा था, जैसे एक लड़की है जब वो शादी करती है तो वो क्या सोचती है कि लाइफ कितनी अच्छी होगी, एंड वहीं पे उसको अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो इट्स वेरी डिल्यूजनरी लाइफ, की क्या सोचा था और क्या हो गया। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला सीन। डेस्परेशन एंड मेंटल ब्रेकडाउन, आप कितने टाइम तक एक प्रॉब्लम को झेल सकते हो, स्पेशली जब आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है, जिसके लिए आप अपना घर छोड़कर आए थे। व्हाट इज द कंक्लूजन, कैप्चर्स इमोशनल पेन एंड सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी क्या है हमारी, कि अगर एक वाइफ डिवोर्स लेने का सोच रही है, अपने हस्बैंड से अलग होने का सोच भी रही है, वो भी एक पाप है उसके लिए। उसको उसके बाद भी दुनिया, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में पहले सोचना होगा, और अपने बारे में बाद में सोचना होगा। तो एक इमोशनल पेन ऑफ अ मैरिड वुमेन के बारे में बताया। इसमें किस पे स्टडी की है, पूरी ड्रामा, पूरा वन एक्ट प्ले किसके बारे में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, की दिमाग के अंदर क्या क्या चल रही है, एंड डोमेस्टिक डिस्पेयर, की घर में भी कितनी प्रॉब्लम्स होती है। जब हम कहते हैं कि अरे तुम्हें लड़की हो, तुम्हें सिर्फ घर में ही रहना है, घर में भी एक औरत के दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, ये हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं जानता। पावरफुल यूज ऑफ साइलेंस एंड टेंशन, बहुत ही लाइक एक ही स्पीकर बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी हम पता लगा सकते हैं कितनी फैमिली में कितनी टेंशन है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। स्टोरीज है, अब एक बार समझ आ गया है समरी, तो अब क्या करो, एक बार रीड करो उनको, समरीज को, जो आपकी शॉर्ट समरीज दी हुई है। और अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम एंड पेशेंस है तो प्लीज डायलॉग भी एक बार रीड कर लो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करेंगे। इट माइट टेक सम टाइम, बट डोंट वरी, एग्जाम से पहले सारे वीडियोस आपको लेक्चर्स रेडीमेड मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर्स, एंड अगर किसी भी चैप्टर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताना। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो हम फिर उस चैप्टर को एक बार दोबारा शॉर्ट वे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड, एंड आई होप you are preparing for your examination. Prepare well, do well, and just take care of yourself. Thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe.